सशक्त भारत के सरदार की बात करनी है। साल 1909 में एक जाने माने वकील कोर्ट में बहस कर रहे थे। उसी समय उनके असिस्टेंट ने उन्हें एक तार लाकर दिया। उन्होंने ये तार पढ़कर उसे जेब में रख लिया। उन्होंने इसके बाद करीब 2 घंटे तक अपने मुवक्किल की तरह बहस की तरफ ध्यान दिया और केस जीत लिया। फैसला आने के बाद उन वकील साहब के साथियों ने उनसे पूछा कि उस तार में क्या था। तो उन्होंने ये राज खोला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई और ये उसी का मृत्यु तार था। उनके साथी ये सुनकर हैरान हो गए कि आपकी पत्नी की मौत हो गई और आप केस लड़ते रहे, जिरह करते रहे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा फर्ज ज्यादा अहम था। मेरे मुवक्किल के तरफ से इस केस को लड़ना, उसे इंसाफ दिलाना, या मुवक्किल ने इंसाफ पाने के लिए जो मुझ पर भरोसा किया था उस पर मजबूती से खड़े होना ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता था। और पता है वो वकील कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अनेकता में भारत की एकता का रास्ता ढूंढा, जिन्होंने गुलाम भारत की 562 छोटी बड़ी रियासतों का विलय करके भारत को एक किया, अखंड किया। दुनिया को जो काम असंभव लग रहा था उसे सरदार पटेल ने हकीकत में बदल दिया। विश्व राजनीति के बड़े बड़े सूरमा जिसे नामुमकिन मान रहे थे, सरदार पटेल ने उसे ऐसे मुमकिन कर दिखाया जैसे ये भारत हमेशा से मानो ऐसा ही था। सर जॉन स्टाशे ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करते थे और ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। उन्होंने कहा था, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट इंडिया इज दैट देयर इज नॉट एंड नेवर वॉज एन इंडिया। मतलब भारत के बारे में सीखने वाली पहली और सबसे खास बात यह है कि ना तो भारत है, ना पहले कभी था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि भारत को लेकर जॉन स्टार्चे जो विचार रखते थे वैसे ही विचार रुडयार्ड किपलिंग भी रखा करते थे। गुहा लिखते हैं कि नवंबर 1891 में किपलिंग ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। वहां एक जर्नलिस्ट ने उनसे भारत में सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी संभावना पर सवाल पूछा। तो किपलिंग ने कहा, दे आर 4000 years old out there, यानी हिंदुस्तान के बारे में बोला, much too old to learn about that business। ये 4000 साल पुराने लोग हैं, ये सेल्फ रूल या खुद की सरकार बनाने के बारे में क्या समझेंगे? बहुत बूढ़े हो गए हैं इस चीज को समझने के लिए। इनके जैसे कई और लोग थे। उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी ब्रिटेन की गुलामी को भारत के लिए वरदान बताया था और चेतावनी दी कि आज़ादी मिल गई तो भारत कई टुकड़ों में टूट जाएगा। चर्चिल ने यह तक कहा था कि आज़ाद हो भी गए तो भारतीय देश नहीं चला सकते। और आज देखिए हम कहाँ हैं। आज भारत तो छोड़िए, चर्चिल का देश भी एक भारतवंशी इस वक्त चला रहा है। लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको गलत साबित कर दिया। एक ऐसे देश का निर्माण किया जहां भले ही कोई तमिल, कोई बंगाली, कोई जाट, कोई मराठा या कोई सिख हो, सबकी पहचान 3 रंग के तिरंगे से जुड़ गई। सरदार पटेल ने जब ये काम हाथ में लिया तब उनकी उम्र भी हो रही थी, सेहत ढल रही थी, लेकिन वो यूनाइटेड इंडिया बनाने के बड़े उद्देश्य से कभी नहीं चूके। वीपी मेनन, जिन्होंने सरदार पटेल के सचिव के रूप में काम किया, उन्होंने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, उसमें लिखा है, भारत एक जियोग्राफिकल यूनिट, भौगोलिक इकाई है, फिर भी अपने लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास में भारत ने कभी भी राजनीतिक एकता हासिल नहीं की। आज देश के इतिहास में पहली बार कैलाश से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़ से कामरूप या असम तक एक ही केंद्र सरकार का कानून चलता है। सरदार पटेल ने इन सबको मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए और अखंड भारत का सपना पूरा किया। सरदार पटेल के इस काम से खुश होकर गांधी जी ने उन्हें लौह पुरुष का खिताब दिया था। जब भारत आजाद हुआ तब भारत में जो छोटी बड़ी 565 रियासतें थी, उनका क्या होता? उनमें से 562 को तो सरदार पटेल ने थोड़ी नरमी, थोड़ी सख्ती बरतते हुए विलय के लिए तैयार कर लिया।
लेकिन 3 रियासतें नहीं मानी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों ने भारत में मिलने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, भारत तो सभी 565 रियासतों से मिलकर ही बनेगा। इसके लिए जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाएंगे। और फिर जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947, जूनागढ़ का 20 फरवरी 1948 और भारत में इन दोनों का विलय हुआ। हैदराबाद रियासत के निजाम की जिद ने अभी भी पटेल को और उनके मिशन को रोका हुआ था। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए हर कीमत पर आजाद रहने का ऐलान कर दिया। तब सरदार पटेल ने खुलेआम कहा था कि आजाद हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह रहेगा, क्योंकि हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी और इसीलिए हैदराबाद के बिना भारत अधूरा था। भारत अपने अंदर यह खतरा रखना ही नहीं चाहता था। हैदराबाद का क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। जनसंख्या करीब 1,70,00,000 थी। हैदराबाद रियासत में आज का मराठावाड़, कर्नाटक के कई सारे इलाके, पूरा तेलंगाना शामिल हुआ करता था और इसमें 28% मराठी, 22% कन्नड़ और 50% लोग तेलुगु भाषी और करीब 21 लाख के आसपास उर्दू बोलने वाले थे। इसी तरह कुल आबादी में करीब 85% हिंदू, 12% मुसलमान और बाकी ईसाई, जैन और अन्य धर्म के लोग थे। सरदार पटेल ने भी ठान ली कि हैदराबाद तो भारत में मिलकर रहेगा, तभी भारत का नक्शा मुकम्मल हो पाएगा। और आखिरकार 17 सितंबर 1948 को पुलिस एक्शन के जरिए सरदार पटेल ने हैदराबाद का भारत में विलय करवाया। आजादी के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ पूर्ण रूप से भारत में मिल गए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का विवाद खत्म नहीं हुआ। सरदार पटेल इस विवाद को भी खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी फौजों से पूरा जम्मू कश्मीर हासिल करने के लिए कह दिया था, लेकिन तब के पीएम पंडित नेहरू इस मुद्दे को लेकर यूएन चले गए। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि नेहरू की जगह सरदार पटेल पीएम अगर होते तो कश्मीर मुद्दा आजादी के समय ही सॉल्व हो जाता। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सतर्क रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन पंडित नेहरू इस खतरे को भांप नहीं पाए। 62 में चीन से युद्ध में भारत को किन हालात का सामना करना पड़ा, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। सरदार पटेल दूरदर्शी नेता थे। भविष्य का भारत कैसा होगा ये वो पहले से ही तैयार कर बैठे थे। सरदार पटेल कहते थे कि मुश्किल आने पर कायर हमेशा बहाने ढूंढते हैं और मेहनती सलूशन। इसलिए जिस देश में कोस कोस पर पानी और 2 कोस पर जुबान बदल जाती है, बानी और पानी बदल जाता है, उस भूभाग को उन्होंने एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। 2014 में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है। मन के अनेक है, लेकिन माला एक है। तन अनेक है,
लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। सरदार पटेल ने जो कुछ भी हिंदुस्तान के लिए किया, आज उसे याद करने का दिन है। देश की पहली आवासीय सोसाइटी सरदार पटेल ने की। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को आवास दिलाया। आपको पता है वल्लभ भाई पटेल के साथ सरदार का नाम कैसे जुड़ा? 1928 में गुजरात में बड़ा किसान आंदोलन हुआ। अंग्रेजों ने किसानों की जो लगान है वो 30% बढ़ा दी। सरदार पटेल ने इसके खिलाफ किसानों को एकजुट किया और अंग्रेजों को बढ़ा हुआ लगान वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस आंदोलन की सफलता के बाद स्थानीय महिलाओं ने उनको सरदार पुकारना शुरू कर दिया। देश में दूध क्रांति के जनक भी सरदार ही थे। उन्होंने किसानों को कैरा यूनियन बनाने की सलाह दी थी, जिसे आज अमूल कहते हैं। इसके अलावा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इस देश को आज कितनी जरूरत है, ये सरदार पटेल ने पहले ही तय कर लिया था। अंग्रेजों के जमाने की सेंट्रल पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं को उन्होंने ही भारत की जरूरतों के मुताबिक ढाला। सरदार पटेल ने भारतीय नौसेना को सही समय पर लक्षद्वीप भेजकर उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया और इसीलिए तो सरदार का कद इतना ऊंचा है कि सारी दुनिया उनके दर्शन करने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाती है। लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं मिला जो गांधी परिवार को बहुत जल्दी मिल गया। अपने कार्यकाल के दौरान ही 7 सितंबर 1955 को पंडित नेहरू को भारत रत्न दे दिया गया। इंदिरा गांधी को 71 में और राजीव गांधी को उनके मृत्यु के तत्काल बाद भारत रत्न मिल गया। लेकिन सरदार पटेल, अखंड भारत बनाने वाले सरदार पटेल को उनकी मौत के 41 साल बाद 1991 में भारत रत्न दिया गया। वैसे तो सरदार खुद ही भारत रत्न है, लेकिन फिर भी इतनी देरी क्यों, ये सोचने वाली बात नहीं है। और सरदार पटेल को पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर एक श्रद्धांजलि दी, देश को उनकी तपस्या और त्याग के से जो है परिचय करवाया। और आज जब भी इस ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, दूर दूर से सैलानी आकर तो जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं कि इसको क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, और फिर सरदार के बारे में और डिटेल में जानने और परखने की कोशिश करते हैं।